हेलो दोस्तों, तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश, क्योंकि कल आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश के लिए हम ऑलरेडी पहले 2-3 वीडियो बना चुके हैं, जिसके अंदर हम ऑलरेडी आपको फिलर्स जो फिल इन द ब्लैंक्स आने वाले हैं कल 5 नंबर के, वो ऑलरेडी उसकी वीडियो बन चुकी है दोस्तों। अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है, उसकी भी आपको एक ऑलरेडी वीडियो दी जा चुकी है दोस्तों। और मैंने एक और आपको वीडियो सेंड की थी, आप शायद उसको अभी मेरे 10th के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी वो वीडियो। उसमें इंग्लिश का मैंने जो है डिस्क्राइब किया हुआ है पूरा बहुत अच्छे से, जिसमें आपको क्या होगा कि कैसे आपको अप्रोच करना है पेपर में, कैसे शुरू करना है, नोट मेकिंग कैसे होती है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं दोस्तों, जो आपको देखना है। अगर आपने अभी तैयारी नहीं की हो तो उसकी ठीक तरीके से देख लीजिएगा दोस्तों। आज हम जो बताने वाला हूँ थोड़ा सा आप उसको ध्यान रखिएगा, हो सकता है पेपर में आपको यही देखने को मिले। तो देखो शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें। अगर नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं दोस्तों। देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम आपके लिए कि आपको दो तो आने वाले हैं अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज आपको 2 आने वाले दोस्तों, तो 10 नंबर का तो आपको ये आ जाएगा। सेक्शन ए में आपको 2 अनसीन पैसेज आएंगे। जिन दोस्तों की इंग्लिश वीक है वो ध्यान रखिएगा, अनसीन पैसेज में उसी में से ढूंढ के आपको आंसर लिखना है, तो ये आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। इसके अलावा आपको थर्ड क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा नोट मेकिंग का। नोट मेकिंग भी मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो में समझा चुका हूँ, उसकी भी मैं लिंक डाल दूंगा आपको कमेंट बॉक्स में, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में आप वो चेक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आएगा आपका 10 नंबर का, ये आएगा आपको 4 नंबर का, तो ये 14 नंबर तो आप आसानी से स्कोर कर सकते हो दोस्तों। इसके अलावा आपको जो क्वेश्चन आंसर रहते हैं आपके, मतलब टेक्स्ट 2 का सेक्शन डी डिपार्टमेंट है दोस्तों। सेक्शन डी डिपार्टमेंट में आपको 6 नंबर के वो पैसेज ही आएंगे। पैसेज मतलब उनको आप बोल सकते हैं एक्सट्रैक्ट पोएम के, या फिर चैप्टर के कोई फ्रेज आ सकते हैं आपको, या उसको बोल सकते हैं सीन पैसेज। ये आपको 6 मार्क्स के आएंगे दोस्तों। पोएम के एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि आपको पोएम की 4 लाइन दी होगी, आपको उन 4 लाइन में से पहचानना है कि वो आपकी कौन सी पोएम की है, उसका राइटर कौन है, और जो क्वेश्चन दिया होगा उसका जवाब देना है। अब मान लो कोई बच्चे बोलते सर हमारी इंग्लिश तो बहुत वीक है, हमसे नहीं हो पाएगा, तो ध्यान रखिए चैप्टर की समरी देख लीजिए। देखो उसमें से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता दूँ। एक तो आपका फर्स्ट पोएट्री द डस्ट ऑफ स्नो, वो इम्पॉर्टेंट है आपकी। सेकेंड फायर एंड आइस, वो भी इम्पॉर्टेंट है आपको। और एक है द टाइगर इन द जू, ये द टाइगर ऑफ द जू। ये 3 चैप्टर के आपको स्पेशली पोएट के नाम, पोएम का नाम, और इनमें आप देख के जाइएगा कि किस वर्ड से आप ये पहचान सकते हैं कि वो इसी चैप्टर का है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो फर्स्ट चैप्टर है द डस्ट ऑफ स्नो, इसमें क्या होता है दोस्तों कि पोएट रहता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बहुत उदास रहता है, उसका मूड बहुत ऑफ रहता है। तो वो क्या रहता है, दुखी होकर जाकर एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। पेड़ का नाम है हेमलॉक ट्री। वहाँ पर क्या होता है, अचानक से क्रो आकर बैठता है और पिर्च करता है। उसकी वजह से क्या होता है कि पोएट के ऊपर जो है वो बर्फ़ गिर जाती है पेड़ के ऊपर से, और उसका एकदम जो सैड मूड है वो हैप्पी हो जाता है। ये पूरी हमारी पोएम की समरी दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये हमें ये इस पोएम से मैसेज मिलता है कि जो नेचर है ना, वो अगर हम नेचर के साथ मिलकर रहते हैं तो नेचर हमेशा हमें हैप्पी और वो इंजॉयबल लाइफ को बना देता है। तो आप इस तरीके से, अगर आपको कोई हेमलॉक ट्री वर्ड दिख जाता है, कौन सा हेमलॉक ट्री, क्रो वर्ड दिख जाता है, डस्ट ऑफ स्नो वर्ड दिख जाता है, ठीक है, या फिर आपको दिखता है सैड मूड, तो इनसे आप पता लगा सकते हो कि ये फर्स्ट चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो की है। पोएम का नाम, राइटर का नाम क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ठीक है। तो इससे आपके 2 सवालों के जवाब तो 6 में से मिल ही जाते हैं। पोएम तो ये हो गया दोस्तों। ऐसे ही आपको चैप्टर का सीन पैसेज भी आता है, मतलब जो चैप्टर आपने पढ़े हैं उन्हीं चैप्टर में से आपको किसी एक का पैसेज दिया रहेगा और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए रहेंगे आपको। अब वो कोई सा भी आ सकता है दोस्तों आपको, ठीक है। जैसे आपने द लेटर टू गॉड पढ़ा है, ठीक है। इसके अलावा आपने द 100 ड्रेसेस स्टोरी पढ़ी है, तो उसमें से आपको आ सकता है दोस्तों। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, थोड़ा सा उनको ध्यान रखिएगा, उनके राइटर के नाम ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ताकि वो आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल आसानी से नंबर दिला सके। तो ये आपके बोनस नंबर है दोस्तों। जिनकी इंग्लिश वीक में, फिर बोल रहा हूँ, जो चीज़ बता रहा हूँ बस उन्हीं पे फोकस करके जाइएगा। इसके अलावा देखो दोस्तों, लेटर आता है 4 नंबर का। इस लेटर में आपको सिंपल सी बात है क्या दिया रहेगा, लेटर में आपको दोस्तों
या तो फॉर्मल आ सकता है या इनफॉर्मल आ सकता है, दोनों और में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फॉर्मल क्या होता है, जो हम किसी स्पेशल डेजिग्नेटेड ऑफिसर को लिखते हैं। जैसे आप स्कूल में प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो वही फॉर्मल होगा, हिंदी में इसको औपचारिक पत्र बोलते हैं। आपने लाउड स्पीकर के लिए कलेक्टर महोदय को लिखा, टू द कलेक्टर, या फिर आपने जो है वो हेल्थ मिनिस्टर को लिखा कि इन सेंट्री कंडीशन ऑफ अवर एरिया को लेकर। तो दोस्तों इनको पढ़ के जाइएगा, प्रिंसिपल को कोई भी लेटर लिखना हो तो किस उसका फॉर्मेट क्या है, ठीक है। टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, फिर सब्जेक्ट का नाम, फिर एक लाइन छोड़ के रिस्पेक्टेड सर, फिर पूरा मटेरियल लास्ट में थैंक यू और आपका यूर जो भी लिखते हैं अपन कंप्लीट लिखना है दोस्तों। अगर आप लेटर लिखते हैं किसी ऐसे पर्सन को, जैसे कलेक्टर को लिखना है, हेल्थ मिनिस्टर को लिखना है, तो आप सबसे पहले अपना एड्रेस लिखोगे। ऊपर क्या लिखोगे, सबसे पहले खुद का एड्रेस, ठीक है। मतलब खुद का मतलब आप कोई मन से भी लिख सकते हो एड्रेस, या फिर क्वेश्चन में कोई एड्रेस दिया है आपको कि आप वो पर्सन हो तो आपको वो एड्रेस लिखना है, डेट डालना है उसके अंदर एक लाइन छोड़ के, फिर आपको एक लाइन छोड़ के लिखना है जिनको हम लिख रहे हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा कि कलेक्टर महोदय को लिख रहा हूँ मैं, तो मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले मैं स्टार्टिंग डालूँगा, यहाँ पर डालूँगा मेरा एड्रेस 2 लाइन का, फिर मैं एक लाइन छोड़ कर डालूँगा डेट, फिर मैं एक लाइन छोड़ कर डालूँगा टू द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट हो, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, धार, जो भी लिख देना, मध्य प्रदेश, ठीक है। एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट क्वेश्चन में दिया रहेगा आप किसके लिए लिख रहे हैं उसका, यह लिखेंगे अपन रिस्पेक्टेड सर, ये इसके बारे में एक पैसेज, दूसरा पैसेज, तीसरे में लिखेंगे काइंडली, जो भी हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो ख़त्म करेंगे, यहाँ लिखेंगे अपन थैंकिंग यू, यहाँ पे डेट डालेंगे दोस्तों, और नीचे यूअर्स फेथफुली, ठीक है। ये फॉर्मेट होता है दोस्तों एक फॉर्मल लेटर लिखने का, ठीक है। इनफॉर्मल में क्या होता है कि इनफॉर्मल लेटर में इसी में थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं हम। क्या करते हैं करेक्शन, एड्रेस और डेट तो आएगा लेकिन ये सब चीज़ें हट जाती है दोस्तों, उसमें ये सारी चीज़ें हट जाती है। डेट आपको यहाँ ऊपर लिखना है ना, जब आपने ऊपर डेट लिख दी है तो नीचे नहीं लिखना है उसमें भी। अब आपने ये लिख दिया, अब आप मान लो अपने फ्रेंड को लिख रहे हो या अपने पिताजी को लिख रहे हो, तो आप क्या लिखेंगे, डेट डाला आपने, एड्रेस डाला, डेट डाला, आप यहाँ लिखेंगे डियर फ्रेंड, कोई नाम दिया है तो आप उसका नाम लिख दो, कॉमा, ठीक है। इसके नीचे आप लिखें यस्टरडे आई रिसीव्ड यूर लेटर, है ना, ये लाइन आप लिख सकते हो कि मुझे तुम्हारा पत्र मिला है। अपन लिखो आई एम वेल हियर एंड होप द सेम फॉर यू, ठीक है। अब जो भी लिखा है, मान लो आपको फ्रेंड को इनवाइट करना है बर्थडे पार्टी में, तो क्या लिखेंगे, आई एम इनवाइटिंग यू टू अटेंड द बर्थडे पार्टी। अगर अपन फ्रेंड को सिस्टर मैरिज के लिए बुला रहे हैं तो आई एम इनवाइटिंग यू टू अटेंड माई सिस्टर्स मैरिज, आई एम इनवाइटिंग यू टू अटेंड माई ब्रदर्स मैरिज। अगर आप अपने पिताजी को लिख रहे हैं मनी ऑर्डर के लिए, तब भी जैसे ही लिखना है, यहाँ जरा डियर फादर, नाम नहीं लिखते हैं। इसके अलावा फिर हम बोलते हैं कि जैसे आपको पिताजी को लिखना है कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही है, तो हम क्या लिखेंगे, ये सब लिख दिया। यहाँ से लिखेंगे माय तैयारी अच्छी चल रही है, तो माय प्रिपरेशन इज़ गोइंग वेल, माय प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन इज़ गोइंग वेल, ठीक है। आप ये लिखोगे कि अच्छी चल रही है, तो माय प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन इज़ गोइंग वेल, आई नीड सम मनी टू बाय बुक्स, या टू बाय जो भी आपको लिखना हो, जो आपको टॉपिक दिया हो, ठीक है। तो प्लीज़ सेंड मी 500 या 5000 या 1000 रुपीज़ सो दैट आई कैन कंटिन्यू एंड ईजीली स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। ऐसा आपको लिखना है लेटर में दोस्तों। ये पैसेज हो जाएगा। हर पैसेज के लास्ट में आप लिखेंगे रिगार्ड्स टू, देखो दोस्तों को लिख रहे हैं तो लिखेंगे रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स,
एंड लव टू। अब देखो लव टू अपन बोलते ना माता पिता को चरण पर छोटों को प्रेम, तो लव टू अपन लिख दो योर लिटिल ब्रदर, ठीक है, या योर सिस्टर जो भी है। अब इसमें देखो अगर अपन पिताजी को लिख रहे हैं खुद के तो अपन लिखेंगे रिगार्ड्स टू मॉम या एंड लव टू अब ब्रदर, यहाँ लव टू ब्रदर का नाम लिख दो आप जो भी आपको लगे। तो यहाँ आप लिख सकते हैं फ्रेंड को लिख रहे हैं तो यूअर लविंग फ्रेंड, और पिताजी को लिख रहे हैं तो यूअर लविंग सन, गर्ल हो तो डॉटर। ये होता है इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट दोस्तों। देखिए अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, अगर आप फॉर्मेट भी फॉलो करते हैं ना तो भी आपको एग्जाम में अच्छे खासे नंबर मिल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको पेपर में लॉन्ग कंपोजिशन के अंदर या तो ऐसे आ सकता है या उसके और में पैसेज या पैराग्राफ राइटिंग आ सकती है, तो ध्यान रखिएगा ये नंबर भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मान लो आपको पैराग्राफ राइटिंग आती है दोस्तों, तो पैराग्राफ राइटिंग और एक आता है पिक्चर गाइडिंग, या फिर इसमें आपको पाई चार्ट आ सकता है, ठीक है। तो इसमें भी दोस्तों अपन अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। मान लो आपको लॉन्ग कंपोजिशन में पैराग्राफ अगर आ गया या रिपोर्ट राइटिंग है तो 5 नंबर की भी आ सकती है पेपर में। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि ए से तो आ सकता है, लेकिन अगर ए से आपका नहीं भी आया तो आप जो है वो ए से नहीं आने पर भी कोई टेंशन नहीं है, आप पैराग्राफ लिख सकते हैं ऐसे जैसे ही लिखना है उसको भी, जैसे अपन ऐसे लिखते हैं ना, जैसे हम कंपोजिशन लिखते हैं उसी तरीके से पॉइंट को हटा दो और 3-4 पैराग्राफ का आप एक पेज भर के थोड़ा सा 1 पेज या सवा पेज जितना आप लिख सकते हो तो उतना आपको लिखना है एटलीस्ट। अब आप बोलोगे सर हमारी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो हम कैसे लिखें, तो देखिए नॉर्मल अगर कोई टॉपिक मिल जाता है आपको, जैसे मैंने बोला वंडर ऑफ साइंस का मिल गया, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का मिल गया, या इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री का मिल गया, या पॉल्यूशन का मिल गया, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा क्योंकि वो आपको बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि अभी ये चल रहा है, देश में ये प्रॉब्लम है, देश में ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, पॉल्यूशन इससे बढ़ता है, फैक्ट्रियों में ऐसा होता है, वो आपको आप बोलते हो ना कंटिन्यू अभी जो प्रेजेंट में काम चल रहा है उसके बारे में लिखना है। तो उस चीज़ में आप कभी कहीं भी वॉज वर नहीं लगाएंगे, पास नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं और ऐसे टॉपिक पे पैराग्राफ लिख रहे हैं दोस्तों जो पास्ट की इवेंट है, जैसे कोरोना, अपन बोलेंगे तब से आया था, उस समय ये चल रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, मतलब पास्ट की बात है वो, फिर तो उसमें पास्ट टेंस यूज़ करना है, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी या वर्ब की सेकंड फॉर्म ये यूज़ करना है दोस्तों। थोड़ा सा अगर वर्ब का ध्यान रखेंगे, जो बात बोल रहा हूँ उस पर ध्यान रखेंगे तो एग्जामिनर आपके इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं काट पाएगा दोस्तों। लेकिन अगर आप ये करेंगे कि पास्ट के पैराग्राफ को प्रेजेंट में लिख के आएंगे, जैसे कोई चीज़ मैंने आपको बोला कि रिपोर्ट राइटिंग लिखो कि आपके स्कूल में एक एनुअल फंक्शन था, उसके बारे में आपको पेपर में रिपोर्ट राइटिंग लिखना है, तो अगर आप उसको प्रेजेंट में लिखोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे क्योंकि वो रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है जो ऑलरेडी पहले हो चुका होता है, और जो काम पहले से हो चुका है उसके लिए आप क्या करोगे। मैं आपको बोल रहा हूँ अगर कोई आप ऐसी चीज़ लिखते हो ना तो सिंपल आप सब्जेक्ट लिखो, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ और ऑब्जेक्ट लगाओ, सिंपल, कोई इजे मार नहीं, कोई वॉज वर नहीं, डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म पुट करके आप पूरा के पूरा रिपोर्ट राइटिंग लिख दो। जैसे यस्टरडे, अब देखो मैंने बोला कि एक रिपोर्ट राइटिंग लिखना है मुझे कि मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन था, तो मैं क्या लिखूँगा, मेरे स्कूल में एक एनुअल डे प्रोग्राम हुआ है ना, माई स्कूल ऑर्गेनाइज्ड का सेकंड फॉर्म ऑर्गेनाइज्ड एनुअल डे प्रोग्राम यस्टरडे, ठीक है। अब मैं क्या लिखूँगा कि वहाँ पर बहुत से स्टूडेंट आए, है ना, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट कम का हो जाएगा केम एट द स्कूल टू अटेंड द एनुअल फंक्शन, है ना, मेनी टीचर्स एंड चीफ गेस्ट अराइव्ड एट द टाइम, है ना, बहुत से स्कूलों ने डांस बहुत से स्टूडेंट ने डांस किया, तो मेनी स्टूडेंट परफॉर्म्ड डांस, है ना, मेनी स्टूडेंट गिव परफॉर्मेंस ऑन सिंगिंग, तो ऐसे आपको लिखना है। एट द लास्ट प्रिंसिपल मैम गेव स्पीच, है ना, या फिर आप लिख सकते हैं कि चीफ गेस्ट गिव स्पीच, गिव का सेकंड फॉर्म, है ना, एंड एट लास्ट, है ना, आफ्टर प्रिंसिपल्स स्पीच द एनुअल फंक्शन ओवर्ड एंड वी
गो का सेकंड फॉर्म वेंट टू आवर होम या आवर हाउसेस, ठीक है। तो यह आपका एक तरीके से 4 नंबर का बन जाएगा, थोड़ा दिमाग से लिखना। इसके बाद दोस्तों ये नंबर आपके सारे बोनस है, इसी में आप पास हो जाओगे। इतना ही अगर आप कर लोगे ना ए बी सेक्शन में तो इनमें पास हो जाओगे आप। सेक्शन सी में आपको दोस्तों 10 नंबर की तो ग्रामर आएगी, उसमें मेरी 5 नंबर की वीडियो पहले ही बन चुकी है, और एक वीडियो मैंने और 12th वाला को जब पढ़ाया था, 12th क्लास को जब पढ़ाया था तब मैंने एक वीडियो बनाई थी जो मैंने आपको देखने का भी कहा था, उसकी लिंक भी मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो उसमें स्टार्टिंग के 45 मिनट्स की आप वीडियो अच्छे से देखिएगा, और उसमें से आपको एडवर्टीजमेंट, पोस्टर और नोटिस ये नहीं देखना है, बाकी सबको ध्यान से देखिएगा कि नोट मेकिंग कैसे करते हैं, पैसेज के आंसर कैसे देना है, और आपको बाकी सब चीज़ें डीलिंग कैसे करना है। उसमें मैंने ये सब चीज़ों को भी ठीक से समझाया डिटेल में, थोड़ा सा आप उसमें कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा दोस्तों। टेंस को कैसे चेंज करते हैं उसको पढ़ के जाना, कैसे अपन निगेटिव से इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं, सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस से निगेटिव में चेंज करते हैं, तो एक बार इनको पढ़ के जाना, ये आपको मेरी वीडियोज़ में सब मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताना चाहूँ सिंपल सी भाषा में, क्वेश्चन आंसर जो है वो इम्पोर्टेंट कौन कौन से चैप्टर के दोस्तों, तो सुनते जाइएगा, कॉपी में लिखते जाइएगा या बुक में टिक कर लीजिएगा। परीक्षा बोध, परीक्षा अध्ययन, प्रश्न बैंक जो भी आपके पास है उसमें ध्यान रखिएगा। आपको लेंचो वाले चैप्टर में से, मतलब अ लेटर टू गॉड में से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स में, जिसमें आ सकता है कि लेंचो ने गॉड को लेटर क्यों लिखा है ना, या फिर लेंचो ने पोस्टमैन्स को बंच ऑफ क्रूक्स क्यों कहा। तो देखिए इसमें छोटी सी स्टोरी है कि लेंचो जो है वो एक फार्मर रहता है, वो जब फसलें लगाता है तो उसकी फसलें पूरी जो स्नोफॉल की वजह से ख़राब हो जाती है ना। तो वो भगवान को एक लेटर लिखता है कि मुझे 100 पैसे चाहिए। वो लेटर जब पोस्ट मास्टर के पास जाता है तो वो देखता है कि भगवान को लेटर लिखा है। वो जब देखता है तो उसको लगता है कि नहीं, इस लेंचो को भगवान के ऊपर बहुत भरोसा है और इसका भरोसा टूटे ना, इस वजह से वो क्या करते हैं, पोस्ट मास्टर जो रहते हैं वो आपस में बातचीत करके, पोस्टमैन वगैरह जो भी होते हैं वो आपस में थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके भगवान के नाम से ही लेंचो को भेज देते हैं। लेकिन वो 75 पैसे इकट्ठा कर पाते, ज़्यादा पैसे इकट्ठा नहीं कर पाते। अब लेंचो जो रहता है वो समझता है कि भगवान से गलती तो हो नहीं सकती, भगवान ने पूरे 100 ही पैसे बेचे, मतलब भेजे होंगे, लेकिन जो वो है पोस्ट मास्टर ने निकाल लिए होंगे, इसीलिए वो उनको बंच ऑफ क्रूक्स बोलता है, लुटेरों का एक समूह। जबकि उनको सोचना चाहिए कि उन्होंने तो हेल्पफुल की उल्टा, और उन्होंने गलत समझा लेंचो ने उन्हीं पोस्ट मास्टर को, ठीक है। इसके अलावा आपको नेल्सन मंडेला वाला जो चैप्टर है उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ चैप्टर है, तो उस चैप्टर में उन्होंने क्या बताया है दोस्तों, तो उस चैप्टर में उन्होंने बताया है कि साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड रूल था, अपार्थाइड रूल मतलब होता है जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को लेके जो रूल था कि उस समय साउथ अफ्रीका में ओनली जो वाइट पीपल है उनका राइट चलता था, जो काले लोग थे ना, मतलब ब्लैक स्किन टोन वाले लोग, उनको कोई भी काम में अधिकार नहीं मिलता था, उनको कोई फंडामेंटल राइट्स भी नहीं मिलते थे, बिल्कुल उनसे अनटचेबल पीपल जैसा बिहेव करते थे साउथ अफ्रीका में। तो मंडेला जी ने क्या करा कि पहले एक फ्राइटेंड यंग मैन से उन्होंने एकदम स्ट्रॉन्ग बोल्ड मैन बने, उन्होंने जिम्मेदारी ली कि अब मुझे तो है मतलब सेक्रीफाई करना पड़ेगा हमारे देश के लिए, और साउथ अफ्रीका में जो है लोगों को अपना फंडामेंटल राइट दिलाने के लिए उन्होंने क्या किया, वहाँ पर जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, क्या दोस्तों, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश की, जहाँ पे उन्होंने अपने फॉलोअर्स को लेके जो है एक मिशन पे निकले कि अपार्थाइड रूल को साउथ अफ्रीका से हटाना है दोस्तों। और इसी काम में उनको 30 साल के लिए जेल भी हो गई, ठीक है, उनको अरेस्ट कर लिया गया, 30 ईयर्स के लिए उनको इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया। लेकिन उनके इसी स्ट्रगल से और उनकी मेहनत से 10 मई 1994 को, कौन से 10 मई 1994 को अपार्थाइड रूल का साउथ अफ्रीका में एंड हो गया, रेशियस डिस्क्रिमिनेशन पूरी तरीके से बैन हो गया साउथ अफ्रीका में, और वहाँ पर एक साथ 2 नेशनल सॉन्ग गाए गए, ताकि नेशनल एंथम गाए गए, ताकि ये बताने के लिए कि पहले जो पास्ट में होता है उसको हम भूल चुके हैं और हम भविष्य में अब आगे बढ़ने वाले हैं दोस्तों। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कुछ चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपको एक टाइम्स ऑफ सर्जरी वाला चैप्टर है, जिसके अंदर आपको आपने ट्रिकी नाम का एक कुत्ते की स्टोरी पढ़ी है। उसमें क्या होता है कि ट्रिकी नाम का एक डॉग रहता है, तो मैम क्या करती है, जो डॉग को, मैडम पंफ्रे जो डॉग को पालती है, कुत्ते को पालती पंफ्रे, वो क्या करती हैं, उसको बहुत लविंग और केयरिंग रखती है, कहीं बाहर नहीं जाने देना, ध्यान रखना, उसको ज़्यादा खाना खिलाना, होता नहीं, हम जिसे प्रेम करते उसको अपने पास रखने की कोशिश करते हैं, तो इसी कुत्ते को दिन भर अपने साथ रखना, खाना खिलाना, बिठाना, उसको बाहर नहीं जाने देना कि उसको
लग जाएगी, चोट लग जाएगी, या बाकी कुत्तों के साथ खेलेगा तो प्रॉब्लम आएगी। तो इस चक्कर में क्या होता है, जब वो उसको इतना सारा खिला पिला देती है तो अचानक से उसका वेट बढ़ जाता है डॉग का, और वो चलने फिरने लायक नहीं बचता और वो बीमार पड़ जाता है। जब वो उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो जो डॉक्टर रहते हैं, राइट हैरियट, तो वो क्या बोलते हैं कि चेक करते हैं कि ट्रिकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो देखते हैं कि इसका वेट अचानक से बहुत बढ़ गया है, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। तो उसको पहले वो 3-4 दिन तक बिल्कुल खाना नहीं देते, और फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके खाना देना शुरू करते हैं, और साथ में शाम को बाहर खेलने के लिए या वॉकिंग कर लिए छोड़ देते हैं, जिससे धीरे धीरे उसकी हालत जो है वो ठीक हो जाती है। तो ये हमारी स्टोरी है दोस्तों। इसके अलावा हमने जो पढ़ा है कि हरी कौन था और अनिल कौन था। हरी और अनिल की स्टोरी है उसमें कि हरी जो रहता है एक चोर रहता है दोस्तों, एक थीफ रहता है। वो क्या करता है कि उसकी आदत होती है कि लोगों के पास जाकर जॉब के लिए अप्लाई करता है, जॉब मांगता है, और जब लोग उसको काम करने के लिए अपने पास रख लेते हैं तो वो मौका मिलते हैं उनके घर की सारी कंडीशन जान के पैसा लेके वहाँ से चले जाता है। अब एक अनिल होता है, उसको हरी मिलता है एक रेसलिंग मैच के दौरान। उस रेसलिंग मैच के दौरान वो समझ जाता है कि वो अनिल को अपना नेक्स्ट टारगेट बनाएगा। अनिल जो होता है 25 साल का एक राइटर होता है, स्ट्रगलिंग राइटर, जो पोएट होता है, लिखता है। वो एक बार जब उसकी लेटर लिखता है, उसको बेचता है 600 रुपये में, तो हरी को पता पड़ जाता है कि इसको पैसे अच्छे मिले हैं। अब क्या होता है कि अनिल को शुरू से पता होता है कि हरी एक चोर है, क्योंकि वो थोड़े बहुत पैसे सामान वामान ले जाने के लिए, सब्जी लाने के लिए दे दिए, कुछ सामान लेने के लिए, तो उसमें से थोड़े बहुत पैसे वो निकाल लेता था अपने पास। लेकिन फिर भी वो इतना माइंड नहीं करता, उसको पढ़ाता है। लेकिन जब 600 रुपये देखता है वो हरी, तो उसका अपने आप पे कंट्रोल नहीं लेता और पैसे लेके वहाँ से भाग जाता है। वो स्टेशन चले जाता है, लेकिन उसकी ट्रेन मिस हो जाती है। जब वहाँ बैठ के वो सोचता है कि अगर मैं पैसे लेके चले भी जाऊँगा तो पैसे एक बार ख़त्म हो जाएंगे, फिर मुझे नई जगह चोरी करना पड़ेगी, और अगर मैं उस पोएट से पढ़ना लिखना सीख लेता हूँ, मतलब अनिल से, तो वो मेरे भविष्य में बहुत काम आ सकता है। तो वापस से वो जाता है और 600 रुपये उसको रिटर्न कर देता है। तो ये स्टोरी भी आपको आ सकती है। इसके अलावा आपको द सरमन एट बनारस, ये चैप्टर भी है, फुटप्रिंट चैप्टर है। सरमन एट बनारस में से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि आपको सिद्धार्थ गौतम के बारे में बताना है कि उनको एनलाइटमेंट कहाँ से मिला। तो ध्यान रखना, सिद्धार्थ गौतम कौन थे। तो सिद्धार्थ गौतम जो है वो एक बहुत रिच प्रिंस थे, है ना। 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी दोस्तों, उनका एक बच्चा था। लेकिन वो जब एक बार देखते हैं एक आदमी की बीमार है, बहुत इल है, एक बार एक आदमी को देखते हैं बहुत बुजुर्ग है, और एक वो फ्यूनरल देखते हैं। फ्यूनरल मतलब होता है दोस्तों शव यात्रा। तो जब इन तीनों को जब देखते हैं, वो रात को सोचते हैं, तो उनका मन बहुत मतलब वरीड हो जाता है, चिंता में भर जाता है कि ये जीवन कैसा है, मतलब मौत सबको आ जाती है, बुढ़ापा आ जाएगा, सब मर जाएंगे, क्या होगा। तो मुझे ज्ञान की खोज करना है। तो वो एनलाइटमेंट के लिए क्या होता है, अपना सारा राजपाट छोड़कर, सब प्रिंसी लाइफ छोड़कर चले जाते हैं एक मॉन्क की लाइफ जीने के लिए। किसकी? मॉन्क, है ना। इन बेगिंग फॉर आर्म्स, बेगिंग करना मतलब वो भिक्षा मांगते हैं, हार्म्स लेके घर घर जाकर भिक्षा मांग के काम करते हैं। जब वो 7 साल पूरा जगह जगह घूमते हैं तब भी उनको एनलाइटमेंट नहीं मिलता। फिर उनको एक मिलता है पीपल का ट्री, पीपल ट्री मिलता है दोस्तों। पीपल ट्री के नीचे वो सिट करते हैं, बैठते हैं, और वहाँ पर वो ध्यान करते हैं जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। ही गेट द एनलाइटमेंट, गेट का सेकंड फॉर्म गॉट द एनलाइटमेंट। तो उसी ट्री का नाम बौद्धि ट्री पड़ गया दोस्तों, या उसे ट्री ऑफ विजडम भी कहते हैं, ज्ञान का पेड़, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था और उनका नाम पड़ गया था भगवान बुद्ध, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि गौतम बुद्ध, ठीक है, किस्सा गौतमी करके एक लेडी है, किस्सा गौतमी, उसका एक बच्चा रहता है जो बीमारी की वजह से मर जाता है। तो वो क्या करती है, जगह जगह अपने बच्चे को लेकर जाती है और उसके लिए दवा मांगती है लोगों से कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, इसको कोई टैबलेट है, दवा दे दीजिए, इसको ठीक हो जाए। वो जगह जगह जाकर वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि ठीक होने के लिए कुछ भी इसे आप मेडिसिन दे दीजिए। उसे जब कहीं से पता पड़ता है कि गौतम बुद्ध करके जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं और वो जो है चमत्कारी है, तो वो उनके पास जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। जब बुद्ध जी को पता पड़ता है कि उनका बेटा मर चुका है, तब भी ये लेडी समझती नहीं है। तो वो क्या करते हैं, उसे बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप पूरे गाँव में सब कुछ ढूंढिए, कहीं भी आपको एक ऐसा घर मिले जहाँ पर आज तक कभी कोई डेथ नहीं हुई हो, या वहाँ पर कोई भी सैडनेस ना हुई हो, कोई गमी नहीं हुई हो, तो वहाँ से आप मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड के बीज ले आइए, वो अपने बेटे को खिला दीजिए, उससे आपका बेटा जो है वो ठीक हो जाएगा। अब वो बहुत उम्मीद में जगह जगह घर जाती है।
लेकिन सभी जगह ऐसा होता है कि कोई ना कोई, किसी के पिताजी, किन्हीं के दादाजी, किन्हीं के नाना जी, कोई ना कोई की डेथ हर घर में हुई होती है, किसी ना किसी की गमी हर घर में होती है। जब वो सब दूर से थक हार के आती है तो उनको रियलाइज़ होता है कि जो मौत है वो बिल्कुल ट्रुथ है, दुनिया में कोई भी जो है वो अमर नहीं है, दुनिया में मौत सबको आना है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से गौतम बुद्ध ने उनको जो है ये नॉलेज दिया कि डेथ जो है वो होना ही होना है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, तो ये आपके लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों आपको फुटप्रिंट वाला जो आपकी अलग से बुक है, फुटप्रिंट वाला में से क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट फुटप्रिंट का। ठीक है, कि इनविजिबल मैन विजिबल कैसे हो गया। तो ध्यान रखना कि जो एक साइंटिस्ट रहता है दोस्तों, उसमें ग्रिफिन नाम का एक साइंटिस्ट होता है, वो क्या करता है कि वो अपना ब्रिलियंट माइंड का यूज़ करके एक ऐसा गैजेट बनाता है जिसकी मदद से वो इनविजिबल, गायब हो जाता है दोस्तों। लेकिन वो क्या करता है, उसी का उपयोग करता है बुरे काम करने के लिए, मतलब इविल थिंग्स करने के लिए उसका उपयोग करता है। जब क्या होता है कि उसको उसके लैंड ऑनर को पैसे देना होते वो नहीं देता है, तो लैंड ऑनर जब उसको निकालने की कोशिश करता है तो वो उनसे मिसबिहेव करता है, उन पर अटैक करता है, वो इलीगल जो है वो दूसरी जगह पर रहना शुरू कर देता है। जब उसको पुलिस अरेस्ट करने आती है तो उन पर भी अटैक कर देता है वो। तो ऐसे वो अपनी पावर का बिल्कुल पूरी तरीके से मिसयूज़ करता है दोस्तों, और इसी मिसयूज़ करने की वजह से जो उसको एक साइंटिस्ट का श्रेय मिलना चाहिए था, उसकी जो नोबेलिटी थी वो नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि उसका पूरा माइंड जो है पूरे बैड थिंक में लग जाता है, इसीलिए कोई भी उसकी क्वालिटी या जो उसका टैलेंट है उसकी कोई कदर नहीं करता, क्योंकि वो खुद ही उसको पूरे बैड कामों में लगा देता है, बुरे कामों में लगा देता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सबकी शॉर्ट समरी इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि समरी एक ऐसी चीज़ है, अगर ये आपको पता है तो आप कोई भी चैप्टर का आसानी से सॉल्यूशन का आंसर आप बिल्कुल ईजिली कर सकते हो दोस्तों। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, डस्ट ऑफ स्नो की मैंने आपको बता दी। आइस और फायर की जो स्टोरी है, फायर एंड आइस, उसमें ध्यान रखिएगा फायर जो है किसका सिंबल है, आइस जो है किसका सिंबल है, क्योंकि एग्जाम में आपको अलग से पूछ सकते हैं। इन द पोएम फायर एंड आइस, आइस इज स्टैंड फॉर, आइस किसका स्टैंड करती है और या फायर किसका स्टैंड करती है। तो इनको पढ़ के जाइएगा, इनके राइटर और पोएम के नाम ज़रूर पढ़ के जाइएगा। जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ इनको ज़रूर आप कॉपी में लिख लीजिए और पढ़ लीजिए जाने के पहले इनको दोस्तों। जानता हूँ टाइम थोड़ा कम है दोस्तों, पर मेरे पास थोड़ा टाइम कम था आज, और एक्चुअली नेट बहुत लगता है वीडियो अपलोड करने में, आप सब समझते हैं इस बात को। तो थोड़ा सा क्या मुझे रात को ही टाइम मिलता है इसको अपलोड करने के लिए, तो थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता सकता हूँ कि ये चैप्टर जो खास मैंने आपको बता दिए हैं, इनमें से आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको अमांडा की स्टोरी है ना, अमांडा और एक वांडा, दोनों अलग अलग है। वांडा की स्टोरी जो है वो है द 100 ड्रेसेस। उसमें गर्ल रहती है जो पॉलिश नेम सी होती है, क्लास में कोई भी उससे ठीक से बात नहीं करता, सब उसको उसके नाम की वजह से परेशान करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं जगह जगह पे। उसके फ्रेंड्स भी उसका सपोर्ट नहीं करते, हर कोई भी उसका फ्रेंड होता ही नहीं है। वो क्लास में हमेशा पीछे की बेंच पे बैठती है ना, वो बहुत डर्टी से क्लॉथ्स पहन के आती है और दूसरे लोगों से बोलती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। क्यों बोलती है ऐसा? क्योंकि वो 100 ड्रेसेस उसके माइंड में होती है। काय में होती है? 100 ड्रेसेस उसके माइंड में होती है दोस्तों। जब एक बार ड्राइंग कंपटीशन होता है और वो ड्राइंग बनाती है, तो वो जो 100 ड्रेसेस बच्चों को बताती है कि मेरे पास इस रंग की ऐसी ड्रेस है, इस रंग की ऐसी ड्रेस है, हूबहू जो उस बच्चों को बोल के बताती है वैसी ही सेम ड्रेस वो ड्राइंग कंपटीशन में बनाती है दोस्तों। उसकी 100 पूरी ड्रेसेस बहुत ही परफेक्ट होती है और वो ड्राइंग कंपटीशन जीत जाती है दोस्तों। लेकिन उसे पता नहीं पड़ता क्योंकि वो समय स्कूल छोड़ के जा चुकी होती है। उसके पिताजी जो हैं वो स्कूल में लेटर लिखते हैं मैम को कि मेरे बच्चों को जो है यहाँ पे इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता, उनको उनके नाम की वजह से जो है स्कूल में परेशान किया जाता है, इसलिए मैं अपने बच्चों को लेकर दूसरी जगह जा रहा हूँ जहाँ पर उनको उनके नाम की वजह से कोई भी परेशान नहीं करेगा। ये लेटर पढ़ के मैडम को बहुत दुख होता है ना। मैडम बहुत, उनको लगता है कि नहीं यार ये हमारे स्कूल में ठीक नहीं हुआ। वो जाके बच्चों को समझाती है प्यार से कि ये चीज़ जो हुई गलत हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर कुछ समय बाद एक लेटर आता है दोस्तों, जिसमें वांडा लेटर लिखती मैम को कि जो मेरी ड्रेस बनाई है मैंने, मुझे स्कूल की बहुत याद आ रही है, और वो ड्रेस का नाम बताती है कि मेरी ब्लू ड्रेस इसको दे देना, येलो ड्रेस उस दूसरी लड़की को दे देना, उसकी फ्रेंड्स के नाम बताती है जो ड्राइंग बनाती है उसको। ठीक है, तो ये आपकी वांडा की द 100 ड्रेसेस 2 पार्ट में है दोस्तों, जो मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है। इसके अलावा अमांडा एक अलग ही लड़की रहती है जो क्या करती है कि
बिल्कुल थोड़ी सी अलग नेचर की होती है। वो उसकी मम्मी जो है उसे हर बात में टोकती कि ये काम को इस तरीके से करना है, इस काम को इस तरीके से नहीं करना। उसकी मदद उसे हर काम में जो है कुछ ना कुछ राय देती है, सजेस्ट करती है कि ये काम ऐसा क्यों है, नाखूनों को दांत से नहीं काटना, बाल ऐसे क्यों हैं, ये जगह ऐसी क्यों है, सामान यहाँ क्यों रखा। तो वो क्या रहती है, उस बात से वो चिड़चिड़ हो जाती है। तो फ्रस्ट्रेशन में आके वो क्या करती है, मन में अपनी खुद की इमेजिनेशन दुनिया बना लेती है, जहाँ पे कभी वो सोचती है कि मैं एक मरमेड होती, मतलब मैं एक जलपरी होती जो एक बहुत बड़े समुद्र में अकेली होती आराम से, जहाँ मुझे कोई टोकने वाला परेशान करने वाला नहीं होता, मैं आराम से अपनी दुनिया में रहती। एक बार वो सोचती है कि मैं, आपने एक स्टोरी सुनी होगी, इंग्लिश मूवी में दिखाते हैं स्टोरी, कार्टून में, कि एक लड़की होती जिसको एक जो विग्ड होती, विग्ड मतलब चुड़ैल, वो एक रानी या क्वीन को बहुत ऊपर एक बंद करके रखती है टावर में, और नीचे से लॉक लगा के रखती है, उसको कहीं बाहर आना जाने देती नहीं। तो वो सोचती कि मैं काश वो बन जाऊँ, ताकि वो क्या करती है, उसके बाल बहुत बड़े रहते हैं, तो जिसको उसको मिलना रहता है तो बाल नीचे लटका देती है ऊपर टावर में से, और जिसको मिलना है उसके बाल पकड़ के ऊपर आके उससे मिल सकता था। तो मतलब वो इसलिए चाहती है ऐसा, ताकि कोई इसको परेशान नहीं करे, उसकी जिसकी इच्छा वो उससे मिल ले, और नहीं इच्छा हो तो ना मिले, बस उसको अपनी फ्रीडम इन्जॉय करना है, अपनी लाइफ उसको इन्जॉय करना है। वो तीसरी कंडीशन वो सोचती है कि काश मैं ऑर्फन होती, ऑर्फन मतलब अनाथ होती, ताकि मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, ना कोई मुझे बोलने वाला होता, मैं अनाथ होती, अपनी लाइफ खुद इन्जॉय करती पर्सनली। तो ये तीन उसकी विश होती है कि मुझे ऐसा होना था। तो ये थी अमांडा की स्टोरी दोस्तों। वांडा के बारे में आपको बता दिया मैंने। एक स्टोरी हमको और है भोली की। किसकी? भोली की। भोली की स्टोरी में क्या होता है दोस्तों, भोली एक ऐसी लड़की होती है जिसके परिवार में ऑलरेडी 6 बच्चे होते हैं। भोली जो होती है वो बिल्कुल मतलब अगली दिखने वाली, मतलब बदसूरत दिखने वाली लड़की होती है, और नॉर्मली क्या वो स्टैमर भी होती है। स्टैमर मतलब हकलाने वाली, ठीक से बोल नहीं पाती, वो दिखने में इतनी अच्छी नहीं होती है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है उसकी लाइफ में। उसके पेरेंट्स भी उस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि बाकी सब बच्चे उनके अच्छे रहते हैं, बस एक ही प्रॉब्लम आती है दोस्तों, तो इस वजह से पेरेंट्स भी उस पर तो ध्यान नहीं देते। लेकिन जो उसके टीचर वगैरह उस पर थोड़ा अटेंशन देते हैं तो थोड़ी अच्छी हो जाती है वो। एक बार क्या होता है कि भोली के पेरेंट्स उसकी शादी कराने के लिए बात करते हैं, ठीक है। अब जिस लड़के से बात करते हैं तो वो क्या होता है, थोड़े लालची होते हैं और दहेज मांग कर लेते हैं। जब भोली को इस बात का पता पड़ता है तो वो शादी करने के लिए मना कर देती है, रिफ्यूज़ कर देती है खुद से, और वो अपने पेरेंट्स को बोलती है कि आपको फ़िक्र करने की बिल्कुल टेंशन नहीं है, मैं खुद अपने पैरों पर इंडिपेंडेंट खड़ी हूँ और मैं आराम से अपना काम कर सकती हूँ। तो इस स्टोरी को आप ध्यान से रखिएगा दोस्तों। लगभग जो जो इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको सब समझा दिए दोस्तों। फिर भी अगर कुछ छूट जाता है तो आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, टाइम की कमी की वजह से हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं। एक हाँ, द टाइगर इन द जू के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि उसमें एक टाइगर होता है, जो जू का टाइगर मतलब जो एक चिड़ियाघर में रहता है। तो वो क्या होता है, उसका छोटा सा केज होता है, पिंजरा होता है, वो टाइगर उसी के अंदर अपने पॉज मतलब पैरों से धीरे धीरे उसके अंदर ही घूमता रहता है ना। वो ये टाइगर अगर मान लो जंगल में होता तो क्या करता है, वो एक नदी के किनारे घात लगा के बैठा रहता है कि कब उस पानी पीने डियर आएगा और वो अपने शिकार पर हमला करेगा दोस्तों। तो ये स्टोरी के बारे में उन्होंने दिया हुआ है अपने को, टाइगर के बारे में। जहाँ भी आपको टाइगर के बारे में दिया हो, या फिर ऐसा डियर के बारे में दिया हो, या फिर आपको दिया हो कि उन्होंने टाइगर जो है वो अपने पॉज से चल रहा है, तो समझ जाना वो टाइगर इन द जू चैप्टर के बारे में बोला है। उसके राइटर का नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। और भी जो इंपॉर्टेंट हो सकते थे मैंने आपको सब कवर कराने की कोशिश करी है। आई होप कि इन्हीं में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर का पोर्शन हो गया। इसी में से आपका एब्स्ट्रैक्ट भी आएगा। ग्रामेटिकल पोर्शन में ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ दोस्तों, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि डू एज डायरेक्ट में सो दैट, टूवर्ड टू, इफ और अनलेस, ठीक है। इसके अलावा आपको जो मैंने मतलब फिलर्स तो डाली दी ऑलरेडी। एक आएगा रीअरेंजिंग द वर्ड, नंबर आगे आपको वर्ड आगे पीछे दिए, उनको कंप्लीट सेंटेंस में ज्वाइन करना है। एक क्लॉज आएगा दोस्तों, ठीक है। तो टेंस, वॉइस, सो दैट, इफ अनलेस, उसके अलावा टेंस वाले 2 आते हैं दोस्तों, और एक आता है क्लॉज में चेंज करने के लिए। तो इन 6 में से कोई 5 करना होते हैं। तो अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी है, या जो मैंने 12th वाली वीडियो डाली थी, तो आपको बाकी सारे भी क्लियर हो जाएंगे दोस्तों उसके अंदर। तो प्लीज़ थोड़ा फोकस रखिएगा, थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि आपका पेपर अच्छा जाए, और सभी को ऑल द बेस्ट दोस्तों। और मैं यही आशा करता हूँ कि आप पेपर बहुत अच्छा देंगे, और हम मिलते हैं आपसे संस्कृत के लिए बहुत जल्दी, क्योंकि अब क्लास 12 की एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है दोस्तों।
आपका भी लास्ट पेपर इसके बाद, तो सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर दीजिए, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए दोस्तों। और हम आपके लिए एग्ज़ाम के बाद लेकर आने वाले हैं कुछ बहुत ही बड़ा, बहुत ही बिग, जो आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे चैनल में बने रहिएगा दोस्तों, इंदौर की पाठशाला पर। और अगर आप क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों। तो ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय दोस्तों।